Hi guys and welcome to my YouTube channel Career Vikalp. I am Dr. Mahadev Yadav and in this video we are going to discuss about UGC NET exam. आज इस वीडियो में हम UGC NET एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों UGC NET और CSIR NET ये दो प्रकार की एग्ज़ाम्स होती है। तो UGC NET एग्ज़ाम इज़ एप्लीकेबल फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स और CSIR एक नेट एग्ज़ाम जो होती है वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। तो इस वीडियो में हम UGC नेट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे जो आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस पर नज़र डालेंगे। तो हम देखेंगे UGC नेट क्या है, देन UGC नेट का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये क्या होता है, देन UGC नेट का एज लिमिट, देन एप्लीकेशन फीस, UGC नेट एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, उसके बाद नेट का सिलेबस, देन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ UGC नेट एग्ज़ाम, देन मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर पैटर्न, देन व्हाट इज़ द नेट एग्ज़ाम मार्किंग स्कीम एंड देन लास्ट में हम देखेंगे कि अगर UGC नेट पास होने के बाद क्या, इन बिंदु पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। दोस्तों अब हम बात करेंगे UGC नेट क्या है। तो पहले हम UGC का फुल फॉर्म देखेंगे। तो UGC एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये UGC के दो मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। एक तो भारत में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उनको फंड प्रोवाइड करना और उसके साथ साथ इन इंस्टीट्यूट्स में क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना, ये UGC का काम होता है। और नेट एग्ज़ाम जो है जिसको ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम भी मानी जाती है, राष्ट्रीय स्तर के एक एग्ज़ाम है और नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये टेस्ट पास करके आप भारत में जितने भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते हैं। उसके साथ साथ UGC आपको और एक सुविधा प्रदान करता है जिसको बोला जाता है UGC GRF। तो ये इसका फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपकी मास्टर डिग्री के बाद अगर आप PhD करने के लिए इंटरेस्टेड है तो भारत में जितने भी केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ आपको ये GRF पास करके आप इन इंस्टीट्यूट्स में, इन यूनिवर्सिटीज़ में आप PhD के लिए प्रवेश ले सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में PhD के लिए प्रवेश करने के बाद आपको 5 साल तक फेलोशिप मिल जाती है और ये कुल मिला के ये 25 लाख के आसपास ये फेलोशिप जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर ये UGC GRF के द्वारा आपको मिलता है। दोस्तों UGC नेट और GRF का जो कट ऑफ होता है ये अलग अलग रहता है। UGC नेट का जो कट ऑफ होता है ये UGC GRF से थोड़ा कम रहता है और बहुत सारे छात्र, बहुत सारे कैंडिडेट, स्टूडेंट्स जब ये नेट का फॉर्म भरने लगते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि UGC नेट को टिक करना है या UGC GRF को टिक करना है। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप दोनों को भी टिक। उसका कारण ये है कि अगर आपका मेरिट 70% आता है और नेट का मेरिट 65 तक लगा है और GRF का मेरिट 68 तक लगा है तो आप दोनों भी एग्ज़ाम पास करेंगे। बाद में आप तय कर लो कि आपको जाना प्रोफेसरशिप में जाना है या PhD की तरफ जाना है। बट आप GRF के लिए जो एज लिमिट दिया है उसमें बैठने चाहिए। यहाँ एक बात के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप GRF में आते हैं तो आपको 3 साल में ही यूनिवर्सिटीज़ में PhD के लिए प्रवेश लेना पड़ेगा और 3 साल से ज़्यादा हो जाते तो आप ये GRF का फ़ायदा नहीं ले सकते। बट ये कोई बड़ी बात नहीं, आपका 3 साल में एडमिशन हो जाता है। नाउ वी विल टर्न टुवर्ड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर UGC नेट एग्ज़ाम। सो यू मस्ट हैव मास्टर डिग्री फ्रॉम UGC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। और मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको मास्टर डिग्री में इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी तो आपको 55% आने चाहिए और इफ़ यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी तो आपको मिनिमम 50% मिलने ही चाहिए। और ये जो एग्ज़ाम होती है UGC नेट की, अगर आप आपकी मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में हो तो आप ये एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे एज लिमिट और रिलैक्सेशंस फॉर UGC नेट एग्ज़ाम। तो हम उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। UGC का जो नेट एग्ज़ाम और GRF है वो दोनों का भी एज लिमिट हम देखेंगे। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे GRF के बारे में। तो GRF के लिए आपकी जो उम्र है 31 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
you should not more than 31 years if you want to appear for the UGC GRF। और 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया है उन लोगों के लिए जो OBC, SC, ST, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आप 31 + 5 ईयर्स मीन्स 36 ईयर्स तक ये GRF दे सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपका LLM डिग्री हुआ है तो यू विल गेट 3 ईयर्स अपर एज लिमिट, आपको एक्स्ट्रा 3 साल मिलेंगे। इसके लिए आपका LLM डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अधिकतम उम्र रखी नहीं है। देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आपकी मास्टर डिग्री होने के बाद जब तक आप देना चाहते हो, मे बी 40 ईयर्स, 60 ईयर्स और आफ्टर 60 ईयर्स 80 ईयर्स तक, जब तक आप जिंदा हो तब तक ये एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज लिमिट है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। UGC नेट के लिए कितना फ़ीस है। तो दोस्तों दिस फीस इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज वाइज ये फ़ीस अलग अलग है। इफ़ यू बिलोंग टू जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी तो आपको 1100 रुपये फ़ीस भरनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है एग्ज़ाम की। अगर आप OBC में आते हैं तो OBC के लिए 550 है, 550 रुपये आपको भरना पड़ेंगे। और आप अगर SC, ST, PWD में आते हैं तो आपको 275 रुपीज़ फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है एग्ज़ाम की। और ये जो फ़ीस है ये नॉट रिफंडेबल फ़ीस है। एक बार फ़ीस पे करने के तो वापस नहीं मिल जाती। दोस्तों अब बात करेंगे UGC नेट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो ये एग्ज़ाम जो होती है ये कंप्यूटर बेस्ड होती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। और आपको जो सेंटर अलॉट किया है ये सेंटर पे जाके आपको ये एग्ज़ाम देनी पड़ती है। और देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर 1 और पेपर 2, ऐसे 2 पेपर होते हैं। और पेपर 1 में देयर विल बी 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं। तो पहला जो पेपर रहेगा तो ये 100 मार्क का रहेगा। और दूसरा जो पेपर होता है ये दूसरा पेपर 100 क्वेश्चंस का होगा और जिसमें अगेन हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं। तो दूसरा पेपर आपको टोटल 200 मार्क का रहता है। और ये दोनों पेपर को एक साथ टाइम दिया जाता है। तो वो टाइम है 3 आवर्स का, 180 मिनट्स आपको मिलते हैं। एंड देयर इज़ नो गैप बिटवीन 2 पेपर्स, कोई गैप, कोई ब्रेक नहीं दिया जाता। एक बार पहले पेपर के लिए बैठे तो आपको पूरा 3 घंटा ही एग्ज़ाम सेंटर में रुकना पड़ता है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम दैट देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर। आप अगर आपके कुछ आंसर्स गलत आते हैं तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा ये पर्टिकुलर एग्जाम में। फ्रेंड्स आउट ऑफ दीज 3 आवर्स यू कैन यूटिलाइज फर्स्ट 60 मिनट्स। आप पहला जो 1 घंटा है वो यूटिलाइज कर सकते हैं पेपर नंबर 1 के लिए। एंड रिमेनिंग 2 आवर्स यू कैन गिव फॉर योर सेकंड पेपर। तो ये टोटल आपको 180 मिनट्स मिल जाएंगे। पहले 60 मिनट पहले पेपर के लिए और बाकी 120 मिनट जो होते हैं सो दैट यू कैन गिव फॉर योर सेकंड पेपर। दोस्तों UGC नेट का जो सिलेबस है दोनों पेपर के लिए अलग अलग होता है। और पहला जो पेपर होता है ये सबके लिए कॉमन रहता है। और बेसिकली पहले पेपर में जो कैंडिडेट्स का टीचिंग स्किल होता है, रिसर्च एरिया में उनका जो स्किल होता है वो चेक किया जाता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो बेसिकली पहला जो पेपर होता है ये पेपर में 10 यूनिट्स होते हैं। तो ये यूनिट्स में पहला जो यूनिट्स होता है ये टीचिंग एप्टीट्यूड्स के बारे में रहेगा। देन सेकंड जो यूनिट होता है वो रिसर्च एप्टीट्यूड। देन थर्ड जो यूनिट होता है कॉम्प्रिहेंशन के बारे में उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। देन कम्युनिकेशंस के बारे में एक टोटल यूनिट होता है। देन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एक यूनिट होता है। देन लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो ऐसे इसके साथ साथ हायर एजुकेशन सिस्टम का एक यूनिट होता है। तो ऐसे 10 यूनिट्स आपको पहले पेपर में प्रिपेयर करने पड़ेंगे क्योंकि सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दी बूस्टिंग यूर प्रिपरेशन टुवर्ड दिस नेट एग्ज़ाम। और जो दूसरा जो पेपर होता है तो ये आपने जो मास्टर डिग्री के लिए जो पेपर सेलेक्ट किया है उसी के बारे में सिलेबस होता है। तो ये पहला पेपर और दूसरा पेपर का जो सिलेबस है उसका लिंक मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप ये लिंक को विजिट करके यू कैन हैव अ सिलेबस ऑफ बोथ पेपर्स। आप डिटेल में सिलेबस देख सकते हैं।
दोस्तों ये यूजीसी नेट का जो सिलेक्शन प्रोसेस या कट ऑफ जो होता है, ये सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग रहता है। जैसा कि कट ऑफ जो होता है, कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, फर्स्ट पेपर में उनको मिनिमम 40% मिलनी चाहिए, और जो सेकंड पेपर है अगेन ही और सी विल गेट द मिनिमम 40% इन द सेकंड पेपर ऑल्सो। और जो लोग ओबीसी या पीडब्ल्यूडी या एससी एसटी कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए पहले पेपर में ही मस्ट गेट मिनिमम 35 मार्क्स 35%, एंड सेकंड पेपर में अगेन उनको 35% मिलना ही चाहिए, सो दैट दे विल गेट सेलेक्टेड फॉर दिस यूजीसी नेट एग्जाम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो ये एग्जाम के लिए लैंग्वेज कौन सी होती है, तो क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। इसलिए रजिस्ट्रेशन करते समय, फॉर्म भरते समय आपको बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। बट यहाँ एक बात और भी है कि अगर आप हिंदी वर्जन का सिलेक्शन करते हैं तो आपको बाइलिंगुअल पेपर मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। बट इफ़ यू टिक द ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको सिर्फ इंग्लिश वर्जन का पेपर ही मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नेट और सेट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। तो नेट एग्ज़ाम इट इज़ एज वी डिस्कस दैट इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम, ये राष्ट्रीय स्तर की एग्ज़ाम होती है। और जो सेट एग्ज़ाम होते हैं जिसको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, तो भारत में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट लेवल की एंट्रेंस टेस्ट होती है। जैसा कि आंध्र प्रदेश की एपी सेट एग्ज़ाम होती है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए ये अप्लीकेबल है, ओनली फॉर द आंध्र प्रदेश। देन गुजरात स्टेट की जी सेट होती है। देन केरला स्टेट की केरला सेट एग्ज़ाम होती है। इवन महाराष्ट्र में भी सेट एग्ज़ाम होते हैं जिसको MSSCT बोला जाता है सेट। देन उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं जिसको UACT बोला जाता है। देन आसाम स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आसाम स्लेट बोला जाता है। उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है जिसको HPSCT बोला जाता है। देन कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको K सेट बोला जाता है। देन तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट TN सेट। देन वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट WB सेट। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स के लिए उनके स्टेट के अंदर ये एग्ज़ाम्स होती है, और इसकी जो लैंग्वेज होती है तो ये डिपेंड करती है कि ये कौन से स्टेट में ये एग्ज़ाम हो रहे, तो वो स्टेट की एक स्टेट लेवल की जो लैंग्वेज होती है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, और दूसरी जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश में ये एग्ज़ाम होती है। बट जो नेट होती है, नेट पूरे नेशनल लेवल पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है। बट जो स्टेट लेवल के लैंग्वेजेस होते हैं तो उनकी एक लैंग्वेज को अडॉप्ट किया जाता है, और दूसरी जो लैंग्वेज होती है ये इंग्लिश लैंग्वेज होती है। उसके बाद सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं होता। सिलेबस जो नेट का होता है वही सेट का सिलेबस यहाँ अप्लाई किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ये एग्ज़ाम पास होने के लिए क्या करें। तो मेरी आपसे एक सलाह रहेगी कि पहला जो काम रहेगा आपका, वो यूजीसी जो उनका जो यूजीसी नेट का जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पहले आप सिलेबस पहले पेपर का और दूसरे पेपर का डाउनलोड करो, और सिलेबस वाइज आपका प्रिपरेशन शुरू करो। पहले यूनिट में जैसे हमने पहले पेपर में जैसे हमने बोला कि देर आर 10 यूनिट्स, तो हर यूनिट्स में कौन कौन से सब कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर फोकस करो। उसके साथ साथ आप ये भी करो कि जो पुराने क्वेश्चंस पेपर है वो भी आपको यूजीसी नेट का जो उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पोर्टल है, वहाँ आपको मिल जाएंगे, उसकी भी स्टडी करो। और उसके अलावा भी अगर आपको पर्टिकुलर यूनिट में क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं उसके बारे में भी आप तैयारी करो। और उसके साथ साथ अगर आपका फ्रेंड सर्कल है कि जो नेट सेट का प्रिपरेशन कर रहा है, आपके सब्जेक्ट का ही है, तो आपस में भी आप डिस्कस कर सकते हो। इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, और हेल्दी भी एटमॉस्फेयर रहता है आपस में अगर एक दूसरे को शेयर करेंगे थॉट्स, और ज़्यादा दिमाग में भी ये बैठता है। जो लोग ये एग्ज़ाम पास हो गए पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट्स की, उनसे बात करो, उनके साथ डिस्कस करो कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया था और आपने पूरी तैयारी कैसे की थी, क्या क्या आपको दिक्कतें आई, एंड हाउ यू ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम। तो उससे आपको काफ़ी ज्ञान मिल जाएगा, और इस हिसाब से आपका अगर प्रिपरेशन है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ये एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि नेट या सेट पास होने के बाद क्या करें, पहला आपका काम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस का एडवर्टाइजमेंट आता है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये एडवर्टाइजमेंट कास्ट वाइज कैटेगरी वाइज होता है। तो आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो तो उस कास्ट का वैकेंसी देख के आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई करना है। उसका एक इंटरव्यू भी होता है, पैनल इंटरव्यू होता है उसका, और ये इंटरव्यू दे के वो पर्टिकुलर कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। या इसके अलावा गवर्नमेंट के जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, एंटरप्राइजेस है, वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो जॉब के लिए। या अगर आपको आगे का एजुकेशन जारी रखना है, शुरू रखना है, तो आप पीएचडी भी कर सकते हो, और ये पीएचडी करके भी आपको ये पर्टिकुलर टीचिंग फील्ड में आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन में काफ़ी ये काम के लिए पीएचडी होती है। तो यू कैन थिंक अबाउट द पीएचडी आफ्टर योर नेट सेट। इसके अलावा भी कई सारे और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको है कि जैसे आप नेट सेट पास होने के बाद आप कोचिंग क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं, या नेट सेट के बारे में जो स्टडी मटेरियल है वो भी लिख सकते हैं। तो कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप नेट या सेट क्लियर करने के बाद आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे एक नए शानदार वीडियो के साथ, एक नए करियर विकल्प के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।